रोज़ अगर आपके कोई 50 से 100 बाल गिर रहे हैं वो नॉर्मल होता है। साल में कोई 1 से 2 महीने अगर आपके बाल 100 से भी ज़्यादा गिर रहे हैं वो शेडिंग फेज़ होता है। जो रोज 100 से 50 बाल गिरना नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। डैंड्रफ ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़ेगी नहीं। डैंड्रफ को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल क्या है। डिजीज है डैंड्रफ असल में? डैंड्रफ एक फंगल डिजीज़ होती है। सलमान खान ने जैसे कराया है। सलमान खान ने कराया है। उन्होंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उन्होंने 2 या 3 सिटिंग्स कराई हैं। उन्होंने पहली सिटिंग दुबई में कराई थी एक डॉक्टर से, और उसके बाद भी आई थिंक ही इज़ अ लॉयल पर्सन, वो उन्हीं से ही कराई है उन्होंने जो भी कराई है। शाहरुख खान के भी बहुत घने बाल लगते हैं। पहली उनकी पुरानी फिल्मों को देखो तो लगता है कि नहीं अभी ज़्यादा बाल हैं उनके। तो उन्होंने भी कराया क्या ट्रांसप्लांट? देखिए, शाहरुख खान के बाल मेरे लिए तो मिस्ट्री है। मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार तो मुझे लगता है उनके नेचुरली डेंस है। कई बार लगता है कि कैसे इस एज में और इतनी स्मोकिंग करने के बाद इतने अच्छे बाल रह सकते हैं। सो मे बी उन्होंने कहीं बाहर से कराया हो या मे बी पैच यूज़ करते हो। हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल सी सर्जरी होती है जिसमें आपके गंजे एरिया पे हम आपके सिर के पीछे वाले हेल्दी एरिया से बाल लेकर लगाते हैं सर्जिकली। इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। शुरू के 2 से 3 मिनट लोकल एनेस्थीसिया के पतले पतले इंजेक्शंस लगेंगे, उससे आपकी स्किन बिल्कुल नम हो जाती है। उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है। अगले 4 से 5 घंटे में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। पेशेंट इसमें सोता रहता है, गाने सुनता रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है। इसमें लंच ब्रेक भी होता है। सर्जरी होने के बाद सिर के पीछे वाले हिस्से में एक बैंडेज लगेगी। 2 दिन बाद बैंडेज हट जाती है। उसके बाद पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल रिज्यूम कर सकता है। पूरा रिजल्ट आने में 7 से 9 महीने लगते हैं। हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में। मैं हूं अतुल। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो घर घर की कहानी बन चुकी है, बाल झड़ने की समस्या। किसी के शादी के बाद बाल झड़ रहे हैं, किसी के एग्ज़ाम के स्ट्रेस में, और किसी को ऑफिस के टेंशन में हेयर फॉल हो रहा है। कुछ लोगों में जब सिर पर बाल कम होने लगते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी हिलने लगता है। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा, जो अमेरिकन हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी द्वारा प्रमाणित और जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट भी हैं, और बालों से जुड़ी हर समस्या का इलाज जानती हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो या फिर ट्रांसप्लांट करवाने की उलझन। तो चलिए उनसे पूछते हैं वो सारे सवाल जो आपके मन में हैं, जिनका जवाब आपके बालों और आपके कॉन्फिडेंस के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। वेलकम मैम। थैंक यू अतुल जी। मैम, हम ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं, हेयर फॉल, जो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इस देश में जो इसके बारे में सोचा ना हो या कभी इससे जूझा ना हो वो। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कॉमन रीज़न क्या है बाल झड़ने के? देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है। ना ही केवल इंसानों के बल्कि जानवरों के भी साल के कुछ महीने हेयर फॉल होते हैं। एक तो रोज़ अगर आपके कोई 50 से 100 बाल गिर रहे हैं वो नॉर्मल होता है। साल में कोई 1 से 2 महीने अगर आपके बाल 100 से भी ज़्यादा गिर रहे हैं वो शेडिंग फेज़ होता है। जो रोज 100 से 50 बाल गिरना नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा जी, उसमें घबराना नहीं होता है। उसको आप अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि आपके हेयर ब्रश में अगर थोड़े से बाल निकल रहे हैं, या आप नहा रहे हैं तो नीचे गिर रहे हैं, या वॉश बेसिन में गिर रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, थोड़े बहुत बाल। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, साल में 1 से 2 महीने से ज़्यादा गिर रहे हैं, तो फिर थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये आपकी हेयरलाइन जो है पीछे जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है? आपको डेंसिटी कम हो रही है? जी जी, वो तो बॉल्डनेस की तरफ आप जा रहे हैं, उसमें तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना ही चाहिए डॉक्टर को। अब इसके अगर हम कारणों की बात करें, जैसे कि आपने अभी बताया, शादी का तनाव, ऑफिस का तनाव, दिनचर्या का तनाव, तो तनाव सबसे ज़रूरी और सबसे कॉमन रीज़न है हेयर फॉल का। तनाव को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसे मैनेज ज़रूर करना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है अगर आप में खून की कमी है, अगर हीमोग्लोबिन कम है किसी का, अच्छा आहार नहीं ले रहे हैं, तो उनके बाल झड़ सकते हैं। थायराइड की अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म, दोनों कंडीशन में बाल झड़ते हैं। विटामिन डी की कमी से बाल झड़ते हैं। कई लोग अपने बालों को बहुत ही सख्ती से डील करते हैं, जैसे रोज़ हेयर ड्रायर करेंगे, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बालों पर हेयर ट्रीटमेंट कराएंगे, जैसे केराटिन है, स्मूथनिंग है। ऐसा करने से भी बाल झड़ते हैं। ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक, ओवर यूज़ ऑफ ड्रायर एंड ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स ऑन द
हेयर। इसके अलावा जेनेटिक रीज़न है, जैसे आपने बोला किसी की हेयर लाइन रिसीड हो रही है या किसी को बॉल्डनेस हो रहा है, मतलब परिवार में बॉल्डनेस का जीन रन कर रहा है, इसको पारिवारिक गंजापन भी कहते हैं। ऐसे केस में भी बॉल्डनेस हो सकती है। इसके अलावा एक रीज़न होता है बालों को बहुत टाइटली बांधना बहुत सालों तक। कई लोग जैसे सरदार होते हैं, वो पग के नीचे बालों को बहुत खींच के बांधते हैं और कई सालों तक बांधते हैं, तो इनवेरिएबली काफ़ी सरदारों में देखा गया है कि उनकी हेयर लाइन रिसीड होती है। इसके अलावा कई लड़कियां भी बहुत टाइटली बांधती है। बच्चे स्कूल में आप बच्चों के बाल अगर बहुत टाइटली बांध रहे हैं और बहुत सालों तक बांध रहे हैं तो उनके बालों के रूट्स भी वीक हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन कारण क्या है। मौसम बदलने से भी होता है बाल झड़ने का जी कुछ? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने आपको बोला सीजनल शेडिंग होती है, साल में 1 से 2 महीने सबकी शेडिंग होती है। मेरी आजकल चल रही है तो इसमें ये नहीं है कि मैं टेंशन लूँगी, 1-2 महीने में अपने आप सेटल हो जाएगा। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि ऑयल लगाने से असल में आपको हेयर फॉल में कोई बहुत फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल इतने डेंस होते हैं कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। बालों में तेल लगाना ये कितना फ़ायदेमंद है बालों के लिए? पहले आप मुझे ये बताइए, तेल लगाने की जो प्रथा है वो इंडिया के अलावा और कहाँ है? और कहीं नहीं। कहीं नहीं है। ये हमारी, देखिए मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि ऑयल लगाने से हेयर फॉल में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या इफेक्ट आता है फिर? ऑयलिंग इज़ बेसिकली फॉर रिलैक्सेशन। ऑयलिंग से कंडीशन होते हैं बाल, लेकिन ऑयल से बाल झड़ने रुकते नहीं हैं। शाइनी हो, थोड़े स्मूथ दिखते हैं बस। शाइनी हो गए, स्मूथ हो गए, दैट्स ऑल। और पुरुषों और महिलाओं में क्या अलग अलग बाल झड़ने की जो टेंडेंसी है वो सेम है कि अलग अलग है? जो कारण है मोस्टली वो सेम होते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होती है, जैसे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ करके एक कंडीशन होती है जो आजकल काफ़ी यंग लड़कियों में भी देखी जाती है, उसमें बाल झड़ सकते हैं। मीनोपॉज करके एक कंडीशन होती है, जो एल्डरली, जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हेयर फॉल हो सकता है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि लेडीज़ की यूट्रस से या उससे रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ट्यूमर की बात की, एक कीमोथेरेपी ड्रग होती है, किसी को भी कैंसर हो जाए वो अगर दवाई लेते हैं उस कैंसर को क्योर करने के लिए, तो उससे भी कुछ टेम्पररी टाइम के लिए बाल झड़ सकते हैं, लेकिन वो बाल वापस आ जाते हैं। जी। अच्छा, और क्या खाने पीने की आदत और लाइफस्टाइल, इससे भी कोई इसका जो है कनेक्शन है? बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नाखून, ये सब इसको दर्शाएंगे कि आपका आहार सही नहीं है। और अगर आप आहार सही लेंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके बाल भी लश्चरस रहेंगे, शाइनी रहेंगे और मजबूत रहेंगे। इसके अलावा स्मोकिंग, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी रिसर्च करी जा चुकी है, इसमें बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुके हैं अभी तक कि स्मोकिंग से हेयर फॉल बढ़ता है। बहुत से लोग विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक, ओवर द काउंटर जाकर के खुद से ही? देखिए, विटामिन सप्लीमेंट्स नॉर्मली अगर आप दिन की 1 गोली ले रहे हैं, कुछ महीनों के लिए ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप लेते ही जा रहे हैं और आप सालों साल ले रहे हैं तो हाइपर विटामिनोसिस की कुछ कंडीशन हो सकती है। जैसे विटामिन डी, वो आपने बहुत ज़्यादा लिया, विटामिन ए बहुत ज़्यादा लिया, तो वो ज़्यादा मात्रा में आपकी आँखों पे, आपकी बोन्स पे कुछ नेगेटिव प्रभाव कर सकता है। मैम, हेयर फॉल में बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ ऐसे चलते हैं कि प्याज का रस लगाइए और तमाम जिसको घरेलू नुस्खों को आयुर्वेदिक बता करके लोगों में सर्कुलेट किया जाता है। इसमें आपके ओपीडी करते हुए कैसे पेशेंट आते हैं और इनमें क्या मिथ है? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरी क्लिनिक में जो कि प्याज का रस लगाते हैं या प्याज के अनियन बेस्ड शैम्पूस ओवर द काउंटर या इंस्टाग्राम की मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होकर खरीदते हैं। एग्स है या किचन में बहुत सारा सामान है जो ले लेके अपने सिर पे लगाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हेयर फॉल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हेयर फॉल कभी भी इन सब चीज़ों से कम नहीं होता। हमने अपनी बुक्स में कभी ये नहीं पढ़ा है, ना ही इसको साइंस सपोर्ट करती है। मैम, क्या डैंड्रफ और हेयर फॉल से कोई संबंध है आपस में दोनों का? जी, सबसे पहली बात किसी किसी को तो डैंड्रफ जाता ही नहीं है पूरी लाइफ तक। हाँ, मैंने देखा है। डैंड्रफ ऐसी मेरे चीज़ ऑफिस है। में मैंने बताया, आप आ रही हैं तो
सबसे बड़ा यही सवाल था लोगों का कि भाई डैंड्रफ के बारे में ज़रूर पूछें। जी, डैंड्रफ बहुत ही कॉमन समस्या है और डैंड्रफ ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़ेगी नहीं। डैंड्रफ को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसको क्योर करना बहुत ही क्या मुश्किल है। डिजीज़ है डैंड्रफ असल में? डैंड्रफ एक फंगल डिजीज़ होती है। ये अगर आपके स्कैल्प पे घुस गया, जनरली ये ऑयली स्कैल्प में ज़्यादा होता है। अब देखिए बहुत ही एक विचित्र बात है कि लोगों को लगता है कि ऑयल लगाने से डैंड्रफ कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़ता ही होगा। ऑयल लगाने से डैंड्रफ हमेशा बढ़ता है। जब तक आप ऑयल लगाते रहेंगे और अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ होने की टेंडेंसी है तो वो डैंड्रफ हमेशा आपके साथ ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑयल लगाने से डैंड्रफ कैमोफ्लेज हो जाता है, मतलब वो चिपचिपेपन से कुछ टाइम के लिए नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप हेड वॉश करेंगे आपको लगेगा कि डैंड्रफ की फ्लेकीनेस ज़्यादा हो गई है। और कुछ लोग जो है जा कर के बाल जो है अपने गंजे करा लेते हैं, उनको लगता है कि बाल रहेगा ही नहीं तो झड़ेगा कैसे। जी लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि बाल अगर आपने मुंडवा लिए या आपने बिल्कुल छोटे करा लिए तो बाल झड़ने कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो लंबे बाल होते हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं और बाल लंबे हैं, उनको अगर आप कोम करते हैं तो वो कमज़ोर जड़ें बालों में अटक कर ईजिली टूट जाती हैं। तो ये एक हो सकता है फ़ायदा कि छोटे बाल करने से आपके वो जड़ें अटकेंगी नहीं, बाल अटकेंगे नहीं कोम में। अदरवाइज बाल छोटे करने से बाल झड़ना कम हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं, बाल मुड़वाने पे लोग जैसे ट्रीटमेंट जब कराते हैं अपने हेयर फॉल का, तो कोई सीरम लोशन डॉक्टर ने लिखा अगर, तो उसको बाल मुड़वा के लगाते हैं कि डायरेक्ट जो है बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा करेगा। ऐसा क्या मिथ है कुछ? बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आपके बाल लंबे भी हैं, आप अच्छे से पार्टिंग करके उसको लगाएं तो वो बिल्कुल आपके उसी तरह इफेक्ट देगा जैसे कि आप गंजे होके लगाएं। कुछ लोग, मेरे दोस्त कहते हैं कि हेलमेट पहनने से उनके बाल बहुत झड़ते हैं। जिनकी दिन भर बाइक चलाने की जॉब है, वो दिन भर हेलमेट पहने रहते हैं और उनके बाल पसीने से या ड्राई नहीं हो पाते हैं, और कहते हैं इसके कारण मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है इस जॉब में आने के। ऐसा कुछ है कि हेलमेट लगाने से? देखिए हेलमेट लगाने से बाल टूटना बढ़ सकता है, ऐसे कि जब आप हेलमेट बहुत टाइम तक लगा रहे हैं, आपके सिर पे पसीना आ रहा है, आपके सिर का हाइजीन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो टूटना आपको और झड़ना इन्फेक्शन अलग हो है। सकता है। टूटना और झड़ना अलग है। टूटना मतलब बीच से टूटना। देखिए वो हेयर फॉल और हेयर लॉस अलग चीज़ें हैं। हेयर अच्छा। फॉल ये होता है कि टूटने से भी हो सकता है या टेम्पररी आपके बाल टूट के निकल गए लेकिन वो वापस आ जाते हैं। हेयर लॉस ये होता है कि जड़ों से ही चले गए। वो हेयर लॉस जो होता है उसमें बाल वापस नहीं आते। तो हेलमेट पहनने से हेयर फॉल हो सकता है, जिसमें ड्यू टू पुअर हाइजीन आपके बाल टूट सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो लेकिन ये बाल वापस आ जाएंगे अगर आप हेलमेट अपना पहनना छोड़ दें या कम पहने। दूसरा, हेलमेट के नीचे कई लोग बालों को बहुत टाइटली बांध लेते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था, अगर टाइटली बाल बांधे, बहुत टाइम तक बांधे, तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे केस में हेयर लॉस भी हो सकता है। तो बस यही कंडीशन है। अदरवाइज हेलमेट पहनने से आप गंजे हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। अच्छा, और कुछ लोग जो है मैं देखता हूँ कि किसी और बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ है, तो उससे कहते हैं कि स्टेरॉइड से मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऐसा भी कुछ सच है इसमें? देखिए, कोई भी दवा अगर अपनी मात्रा से ज़्यादा ली जाए तो बाल झड़ सकते हैं, लेकिन जनरली स्टेरॉइड लगाने से बाल उस एरिया में ज़्यादा होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड लगाने से बाल झड़ेंगे। आप कैसे डायग्नोस करते हैं जब आप बता रही हैं कि इतने सारे रीज़न हैं बाल झड़ने की, जेनेटिक से लेकर के और कंडीशन जो है फिज़िकल, मेंटल, इतने सारे जब रीज़न है तो डायग्नोस कैसे करते हैं कि इसका ये रीज़न है और इस वे में ट्रीटमेंट करने चाहिए हमको? देखिए, अगर हम जेनेटिक बॉल्डनेस की बात करें, वो तो एक टेल टेल स्टोरी है। आपको देखते ही मैं बता दूंगी कि आपको जेनेटिक बॉल्डनेस है, क्योंकि वो एक पैटर्न होता है। आपके बाल झड़ने का एक सामने से जैसे हेयर लाइन पीछे जा रही है या सिर के ऊपर का हिस्सा जिसे क्राउन कहते हैं वो हल्का हो रहा है, तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि ये जीन्स है। प्लस आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हम लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरे रीज़न है उसके लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। उन ब्लड टेस्ट से हमें काफ़ी मात्रा में काफ़ी टाइम पता चल जाता है कि क्या रीज़न है। कैसे ब्लड टेस्ट? जैसे कि हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट हो गया, विटामिन डी, कैल्शियम, अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम ओवरीज का, थायराइड के टेस्ट कराते हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता चल सकता है। देखिए, सबसे पहले आप किस तरह के शैम्पू अपने बालों पे यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश करना चाहिए एक ही ब्रांड के साथ आप
स्टिक करें, बार बार ब्रांड्स ना चेंज करें, माइल्ड शैम्पू यूज़ करें या आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ कर लें। सल्फेट फ्री शैम्पूज़ बहुत अच्छे रहते हैं, बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं। अच्छी कंपनी के शैम्पू यूज़ करिए, ऐसी कंपनीज जिनके रिसर्च लैबोरेटरीज़ हैं, जैसे लॉरियल है, तो केरेस्ताज है। इन थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन अपने बालों के लिए अगर आप थोड़ा स्पेंड कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ये है कि आप बाल जब धोते हैं कोशिश करिए बहुत गर्म पानी से ना धोएं, उससे बाल थोड़े ड्राई ज़्यादा होते हैं, कमज़ोर हो जाते कमज़ोर होते हैं। ठंडे पानी से या सर्दियाँ हैं तो ल्यूक वार्म मतलब गुनगुने पानी से धोएं। बाल धोने के बाद उनको बहुत टाइट टॉवल से ना बांधें और बहुत रफली ना डील करें। गीले बालों को कोम ना करें, बाल सेमी ड्राई हो या पूरे ड्राई हो तो कोम करें। अच्छे ड्रायर में इन्वेस्ट करिए। क्यों गीले बालों से कॉम करने से क्या गीले दिक्कत बाल कोम करने से वो ज़्यादा अटकते हैं, अच्छा। अटकते हैं तो वो झड़ते भी ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सूख जाए या सेमी ड्राई हो जाए तो आप कोम करें। मतलब एक तरफ ड्राइनेस दुश्मन भी है और अगर आप उसको गीले बालों में तो उससे नुकसान भी होगा। नुकसान भी हो सकता है, यस। दूसरा, बालों में आप सीरम लगाएं, उससे बालों की एंटेंगलमेंट्स इजीली खुल जाती हैं, अड़चनें खुल जाती हैं और बाल बहुत आराम से कोम हो जाते हैं। ड्रायर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा ड्रायर लें जिसमें मीडियम हीट की हवा है या ठंडी हवा है, बहुत हाई हीट पे ड्रायर ना यूज़ करें। रोज़ कर्ल करने के औजार होते हैं जिससे आप बालों को पर्म करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, वो रोज़ ना करें। वंस इन अ वाइल सब करते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन जो भी चीज़ अति में की जाए, बार बार की जाए, रोज़ की जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, वो नुकसान ही करती है। अच्छा, हमने कारण पे बात की, सिम्टम्स पे बात की, डायग्नोसिस पे बात की। इसके ट्रीटमेंट क्या हैं जो कॉमन हैं? एक मैं खुद भी जब जाता था ओपीडी कराने हेयर फॉल की, तो उसमें एक एक बायोटिन जो उसका विटामिन है वो ज़रूर रहता था उसमें। क्या सबके लिए सेम चीज़ें, क्योंकि आजकल ओवर द काउंटर ड्रग भी जो है लोग बहुत ले रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट है इसका? देखिए, ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी ड्रग एक प्रॉपर मात्रा में ही ली जाए तो ही फ़ायदा करती है। कम ली जाए या ज़्यादा ली जाए तो वो या तो नुकसान करेगी या कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सबसे पहली बात, बायोटिन की कमी से आपका हेयर फॉल डेफिनेटली हो सकता है, बायोटिन, कैल्शियम, विटामिन डी, लेकिन हर हेयर फॉल का रीज़न इनकी कमी हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है या थायराइड ऊपर नीचे है तो आप कितने भी बायोटिन ले ले, कुछ भी कर ले, आपको वो असर नहीं करेगा। अगर आपको जेनेटिक फॉल हो रहा है तो आप बायोटिन कितना भी ले लें, ज़िंदगी भर ले लें, आपकी बॉल्डनेस रिवर्स नहीं होगी। और जेनेटिक में कोई इलाज ही नहीं है मतलब? जेनेटिक का परमानेंट इलाज सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है। टेम्पररी तरीके का इलाज आपको कुछ USFDA ने कुछ दवाइयाँ अप्रूव की है, जिसमें एक है मिनॉक्सिडिल, दूसरा है फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड इज़ अ DHT ब्लॉकर। DHT हमारे बॉडी में एक हार्मोन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है DHT, उसको ब्लॉक कर देता है क्योंकि DHT हेयर फॉल ज़्यादा करता है। तो ये 2 मेडिसिन अप्रूव्ड है। ये भी आपको तभी तक हेल्प करेंगे जब तक आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। जब आप ये मेडिसिन लेना छोड़ देंगे आपका हेयर फॉल फिर शुरू हो जाएगा और बॉल्डनेस फिर आ जाएगी। तो परमानेंट इलाज चाहिए तो जस्ट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। तो उनके लिए भी अगर उनके बाल झड़ रहे हैं तो उनके तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी झड़ेंगे, जेनेटिक जिनको समस्या है तो? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट आपके बॉल्ड एरिया को ठीक कर सकता है लेकिन आपके बॉल्डनेस के प्रोग्रेशन को नहीं रोकेगा। आपका जो जो एरिया बॉल्ड हो रहा है वहाँ पे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते रहिए। अपनी लाइफ में आप 3 से 4 सिटिंग सेफली ले सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, और 3 सिटिंग में पूरा सिर कवर हो सकता है। जैसे उसको समझा दिया है ट्रांसप्लांट को, क्योंकि ट्रांसप्लांट अभी बहुत सारी फिल्में आई हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे, तो लोगों के दिमाग में एक बहुत मिथ है कि पता नहीं कैसे जो है इसका इसका प्रोसीजर होता है। एक बार समझा दिए है क्या, ये प्रक्रिया क्या है ट्रांसप्लांट की? देखिए, फिल्में आई हैं तो आप ये समझ लीजिए कि गंजापन कितना ये एक तरह का एपिडेमिक है और इसका आपके साइकोलॉजी पे, आपके दिमाग पे कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो मैं जब से इस प्रोफेशन में हूँ कुछ ज़्यादा समझती हूँ। आप, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे बाल नहीं है, मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मेरे बाल नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा डिवोर्स हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये इंडिया में ही है मैंने देखा ज़्यादा? जी नहीं, बाहर लोग? हाँ, बाहर है, बहुत है। हेयर बाल नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नहीं, हमारी जो फिल्में हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, ये विग लगा के एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन मैं जो बाहर की हॉलीवुड फिल्में हैं वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं गंजे एक्टर्स हैं वो काम करते हैं, बहुत सहज हैं। ऐसा है क्या? वहाँ का हेयर स्टाइल है, पीपल उनको अच्छा लगता है, कई लोग बॉल्ड
लुक में बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, बहुत लोग विग्स भी पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कि बॉल्डनेस की समस्या या उसका जो प्रभाव है वो इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ। बाहर के हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स बहुत ज़्यादा उनके पास काम भी होता है, जैसे कि टर्की है। टर्की में सारा इंटरनेशनल जो लोड है पेशेंट्स का वो मोस्टली वहीं जाता है। यूएस हो, यूके हो, यूरोप हो, हर जगह से लोग जाते हैं और बहुत लोग जाते हैं। अच्छा, हाँ, आप ट्रांसप्लांट समझा रही थी, सॉरी। हाँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल सी सर्जरी होती है जिसमें आपके गंजे एरिया पे हम आपके सिर के पीछे वाले हेल्दी एरिया से बाल लेकर लगाते हैं सर्जिकली। इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। शुरू के 2 से 3 मिनट लोकल एनेस्थीसिया के पतले पतले इंजेक्शंस लगेंगे, उससे आपकी स्किन बिल्कुल नम हो जाती है। उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है, अगले 4 से 5 घंटे में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। पेशेंट इसमें सोता रहता है, गाने सुनता रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है। इसमें लंच ब्रेक भी होता है। सर्जरी होने के बाद सिर के पीछे वाले हिस्से में एक बैंडेज लगेगी, 2 दिन बाद बैंडेज हट जाती है। उसके बाद पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल रिज्यूम कर सकता है। पूरा रिजल्ट आने में 7 से 9 महीने लगते हैं। क्या दर्दनाक होती है प्रक्रिया? आप बता रही हैं कि लोकल एनेस्थीसिया यूज़ दर्दनाक नहीं होती है, ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि एक तो आपके बाल वापस आ रहे हैं, दूसरा अगर आपने एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस शुरू के 2-4 मिनट ठीक से ले लिए तो आपको कुछ फील ही नहीं होता है, आप सोते ही रहते हैं। किस एज के बाद सही रहता है ट्रांसप्लांट कराना? देखिए, हमारी बुक्स में लिखा है कि 21 या 22 साल से पहले हमें नहीं लेना चाहिए पेशेंट को, लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें बहुत यंग लड़के 18-19 साल के भी बॉल्डनेस के साथ आते हैं। उनके सिर पे अगर एक वेल डिफाइंड बॉल्ड पैच है तो मुझे लगता है हम उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं। क्या ये परमानेंट समाधान है हेयर ट्रांसप्लांट? परमानेंट समाधान है। आप मतलब हेयर फॉल नहीं रुकेगा आपका जो है? जो एरिया कवर कर दिया हमने वो आपका ज़िंदगी भर रहेगा। एज के साथ जैसे हमारे शरीर के हर ऑर्गन का थोड़ा वेयर एंड टेयर होता है, वैसे ही बाल भी कोई 10 से 20 से 30% डेंसिटी में कम हो सकते हैं, बट मोर और लेस ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे अगर ट्रांसप्लांट ठीक तरीके से किया गया है तो। बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, एडमिट भी करते हैं। अब तो इनके बारे में क्या कहना है आपका? ये पता ही नहीं चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया है इन लोगों ने। जी, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी है, बाल तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। कई लोग विग लगाते हैं, कई लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, कई लोग टॉपिक या एक ऐसे पाउडर होता है नायलॉन का ब्लैक पाउडर होता है, वो स्प्रिंकल कर देते हैं तो नज़र ही नहीं आता उनका बॉल्ड एरिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सेलिब्रिटीज़ ने कराया, बहुत क्रिकेटर्स कराते हैं। सलमान खान ने जैसे कराया है। सलमान खान ने कराया है। उन्होंने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उन्होंने 2 या 3 सिटिंग्स कराई हैं। उन्होंने पहली सिटिंग दुबई में कराई थी एक डॉक्टर से, और उसके बाद भी आई थिंक ही इज़ अ लॉयल पर्सन, वो उन्हीं से ही कराई है उन्होंने जो भी कराई है। तो उन्होंने स्ट्रिप टेक्निक कराई है। एक टेक्निक होती है ट्रांसप्लांट की स्ट्रिप टेक्निक, जो पुरानी टेक्निक है, और एक लेटेस्ट टेक्निक है FUE। मेरे नॉलेज में ये है कि उन्होंने दोनों टेक्निक्स कराई हैं, प्लस देयर इज़ मेकअप डन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जिससे सब छुप जाता है, जो बचा कुचा एरिया होता है। शाहरुख खान के भी बहुत घने बाल लगते हैं। पहली उनकी पुरानी फिल्मों को देखो तो लगता है कि नहीं, अभी ज़्यादा बाल हैं उनके। तो उन्होंने भी कराया क्या ट्रांसप्लांट? देखिए, शाहरुख खान के बाल मेरे लिए तो मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार तो मुझे लगता है उनके नेचुरली डेंस है। कई बार लगता है कि कैसे इस एज में और इतनी स्मोकिंग करने के बाद इतने अच्छे बाल रह सकते हैं। सो मे बी उन्होंने कहीं बाहर से कराया हो, या मे बी पैच यूज़ करते हो, आई डोंट नो। जिस एरिया में ना कम बाल हो वहाँ के लिए पैच यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली। अच्छा, अब जो है इसके हमने फ़ायदे जाने ट्रांसप्लांट के, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है ये भी बता दीजिए। ट्रांसप्लांट अगर सही तरीके से किया जाए तो ये सारी सर्जरीज़ में सबसे सेफ सर्जरी है, लेकिन अगर इसमें चूक हो जाए तो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है इन्फेक्शन तब हो सकता है, इन्फेक्शन के 2 कारण होते हैं। या तो आपके डॉक्टर प्रॉपर प्रोटोकॉल हाइजीन वाले या स्टरलाइजेशन के फॉलो नहीं कर रहे सर्जरी के दौरान, जो आपका स्टाफ है जो सर्जरी कर रहा है वो अनक्वालिफाइड है, उन्हें पता ही नहीं कि ग्लव्स कैसे पहनना है, किस तरह ऑपरेट करना है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज नहीं है। एक ही इंस्ट्रूमेंट खूब सारे पेशेंट्स को यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि काफ़ी लोग
लो लेवल के क्लिनिक्स में जो कि हर आजकल नुक्कड़ पे देखे जा रहे हैं, जहाँ पे एजुकेटेड स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। ये मैल प्रैक्टिसेस हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, पेशेंट की तरफ से ये है कि अगर पेशेंट ने डॉक्टर की सलाह नहीं फॉलो की, उन्होंने एंटीबायोटिक कोर्स नहीं लिया, वो ट्रांसप्लांट करा के अगले ही दिन ट्रेन की सफ़र पे निकल गए, बस की सफ़र पे निकल गए, ऐसी जगह चले गए जहाँ बहुत पब्लिक है, जहाँ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो ये सब कॉमन मतलब है। बहुत एक्सपोज्ड एरिया में नहीं जाना है एक्सपोज्ड एरिया में नहीं जाना है। अपने गंदे हाथ बार बार फ्रेशली ट्रांसप्लांटेड हेयर पे नहीं लगाने। जैसे हमारी सिटी है दिल्ली, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, पानी मैला आता है, तो ऐसे गंदे पानी से अगर आपने शुरू के एक हफ्ते बाल वॉश कर लिए तो भी इन्फेक्शन आ सकता है। हाँ, पानी से जुड़ा भी मेरा एक सवाल था कि लोग कहते हैं कि मैं बेंगलोर में हूँ, वहाँ बाल झड़ते हैं, मुझे वहाँ पानी सूट नहीं कर रहा है, मुझे मुंबई का नहीं सूट कर रहा है, मुझे दिल्ली का नहीं। क्या ऐसा कारण है कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं बहुत सुनती हूँ। एक चीज़ इसमें ये है कि जहाँ हार्ड वाटर है वो बालों को रफ़ करता है, रफ़ करने से आपके बाल टूट सकते हैं, लेकिन जड़ों से बाल झड़ जाए या किसी को गंजापन हो जाए पानी से, ये बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, क्या ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेंट्स वगैरह जैसे नहीं आम नहीं ट्रांसप्लांट में? बिल्कुल नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट आपने करवा लिया, उसके बाद कोई 8 से 9 महीने हम दवाई देते हैं बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए, उसके बाद आप बिल्कुल दवाई मत लीजिए, ट्रांसप्लांटेड हेयर तो रहेंगे। दवाई इसलिए दी जाती है ताकि आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर जो बचे हुए हैं उनको बचाना है, तो आप दवाई खाइए जब तक आपको उन्हें बचाना है, अदरवाइज ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब नुस्खे अपनाने के बजाय आप जो आप कह रही हैं कि ट्रांसप्लांट ज़्यादा इजी, और तो ये भी बता दीजिए कि इसमें कितना खर्चा आता है ट्रांसप्लांट कराने में? देखिए, ट्रांसप्लांट का खर्चा बहुत वेरी करता है। इंडिया में ये खर्चा 40,000 से लेकर 6-7 लाख तक भी जा सकता है। फॉरेन में ये 10, 11, 12 लाख तक भी जाता है, तो ये वेरी करता है। और जिनके बाल जो हैं सर के पतले हैं, वो भी करा सकते हैं ट्रांसप्लांट? देखिए, बालों की जो आपका डोनर है, जो सिर के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ से हम बाल लेते हैं, वो एरिया रिच, मतलब वो एरिया स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत ही वीक है, बहुत ही पतले बाल हैं, तो बेटर है आप ट्रांसप्लांट ना ही कराएं, क्योंकि रिजल्ट आएगा नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं। जो डोनर एरिया है अगर वो कमज़ोर है, तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम किसी और के बाल भी जो है ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अपने स्कैल्प पे। हाँ, ऐसा होता तो मैं अपने ही बाल दे देती मरीज़ों को, और लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो बेसिकली वो अगर आप किसी और के बाल लेते हैं, सपोज़ अपने किसी फैमिली मेम्बर के भी बाल लेते हैं, वो एक फॉरेन बॉडी है। सपोज़ आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, आपने अपने फादर से ली, मदर से ली, तो उस किडनी को अपने बॉडी में रखने के लिए आपको ज़िंदगी भर अपनी इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए बॉडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स रिजेक्ट लेने ना कर हैं, दे। नहीं तो बॉडी रिजेक्ट कर देगी। आप इमेजिन करिए, आपने किसी से बाल लिए और फिर आप उन बालों को बचाने के लिए ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं। इट डजंट मेक सेंस, है ना, क्योंकि एक तो ब्यूटी का प्रोसीजर है, इसमें आप अपनी बाकी बॉडी को हार्म नहीं कर सकते, और अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी इसको फॉरेन बॉडी समझकर रिजेक्ट कर देगी। आपने बताया कि 7-8 महीने इसकी दवा खानी पड़ती है और 7-8 महीने इसकी देखभाल करनी पड़ती है ज़्यादा, और 7-8 महीने में बाल उग भी आते हैं उतने। क्या इसके बाद पूरी लाइफ इसके लिए कुछ और विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे आप कह रही हैं कि बार बार गंदे हाथ नहीं, या फिर नॉर्मल लाइफ हो जाती है ट्रांसप्लांट के उसके बाद? बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाती है। जस्ट फॉरगेट अबाउट योर हेयर। वो बाल नेचुरली ग्रो करेंगे, उनको जेल करिए, स्टाइल करिए, कलर करिए, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। और आपको क्या मिथ देखने को मिलते हैं, सुनने को, जब आप जो है आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं ट्रांसप्लांट की तरफ, कैसे सवाल पूछते हैं? लोगों को लगता है ट्रांसप्लांट करा, बेसिकली लोग डरते हैं, क्योंकि अगर आपके सर्जरी इन्वॉल्व है इसमें? सर्जरी इन्वॉल्व है, वो सर्जरी के नाम से डर जाते हैं, और ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि आजकल इतने सारे क्वैक्स हैं, क्वैक्स आप समझते हैं, इतने सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं जो कि बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं, प्रोफेशनल डॉक्टर के हैं वो। नाम पे वहाँ पे 12वीं पास टेक्नीशियंस बैठे हैं, वो आप अपना सिर उनके हाथों में दे रहे हैं, आप सर्जरी करवा रहे हैं उनसे, तो कॉम्प्लिकेशन होंगे ही। ऐसे कुछ 1-2 डेथ्स के भी रिपोर्ट्स आई हैं, वो ऐसी जगह से ही आती हैं जहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए गए। लेकिन आपको ये समझना है कि 1-2% जो ये केसेस हुए हैं वो वहाँ हुए हैं जहाँ पेशेंट ने ठीक से रिसर्च नहीं की। अगर आप ठीक से रिसर्च करके एक प्रॉपर सर्जन के पास जा रहे हैं जिसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ एक अच्छी सी क्लिनिक है, अच्छा सा ओटी है, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, तो क्यों होगा कॉम्प्लिकेशन? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक वो जो ऐड हमारे दीवारों पे चिपके होते हैं उस तरह का हो गया है कि 30,000 में करवाएं और घर जाएं तुरंत जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा करके। यस, तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत चीज़ें, वो बाल ना सबकी दुखती रग है। जैसे अभी रिसेंटली
पंजाब में एक इंसिडेंस हुआ था, इस बारे में मैं पहले भी कई जगह बात कर चुकी हूँ, जहाँ किसी ने लोगों को बोला मैं ये दवाई लगाऊंगा आप सबके बाल उग जाएंगे। उन्होंने सबको दवाई लगाई और उनमें से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी कुछ टाइम के लिए चली गई। तो खैर वापस आ गई रोशनी, बट इससे और भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे। तो वो कोई क्या बोल के क्या लगा रहा है, देखिए यहाँ पे तो पेशेंट को ही सचेत होना पड़ेगा, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। क्या ट्रांसप्लांट के अलावा, ये तो सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी है जिससे बाल दोबारा उग सकते हैं? दवाइयों से उग सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी जड़ें होने ज़रूरी हैं। सपोज़ आपके बाल पतले हो गए तो आप दवाई लगाएंगे, वो पतले बाल मोटे हो जाएंगे, लेकिन आपको पूरा एरिया ही साफ़ हो गया तो वहाँ पे आप जड़ें ही नहीं है, तो आप कितनी भी दवाइयाँ लगा लें वो बाल वापस नहीं आएंगे। ओनली ट्रांसप्लांट कैन हेल्प। आप आयुर्वेद की बात कर रही थी, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप तो तेल के बारे में बिल्कुल ऐसे कह रही हैं कि नहीं तेल का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उधर तो बहुत तेल का बहुत चलन है कि नहीं आप इसको नरिश करिए बालों को। और ये आदिवासी हेयर ऑयल बहुत फेमस हुआ था, तो लेकिन आपको पता चल ही गया होगा, बिल्कुल ही वो ख़त्म हो चुका है अब। वो उन्होंने खैर जितने पैसे कमाने थे कमा लिए अपनी मार्केटिंग से, लेकिन इट वाज ऑल अ वेरी फ्रॉड, पूरा वो बहुत ही ज़्यादा स्कैम था। तो तेल से बाल वापस नहीं आते, मैं फिर कहती हूँ ये, और हाँ, इस चीज़ को मैं बहुत बिलीव करती हूँ। वो वीडियोस में दिखाते थे कि वो पता नहीं कौन से पौधे तोड़ करके वो मिलाते थे और जैसे लग रहा है क्या बना रहे हैं वो। देखिए मैं अपनी आयुर्वेदा में बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन जो मेरा स्ट्रीम है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आँख बंद करके बोल रही हूँ कि तेल हेल्प नहीं करता है। मैंने अपनी 12-13 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है कि कितने भी तेल लगा लें, आपके तेल लगाने से बाल झड़ने नहीं रुकेंगे, डैंड्रफ ज़रूर बढ़ जाएगा। अच्छा, नहीं, ऐसे मैं किसी के प्रेशर में आती नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर बाद में लोग उसको यही पूछेंगे कि किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने किया ये काम। तो मैं ये ऐसे नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, एक पेशेंट आया था जिसके सिर पे सफ़ेद बाल थे, उसने हमारे पीछे पढ़ कर मल्टीपल सिटिंग्स में वो सफ़ेद बाल सारे निकलवा लिए, बाप रे बाप। पंच आउट करके। और हमने उन्हें कहा कि आप अभी तो निकलवा रहे हैं, लेकिन ये 1-2 साल में नहीं आ जाएंगे, तो कब तक निकलवाओगे आप? पर वो पीछे ही पड़ गए और फिर उन्होंने निकलवाए। ये हुआ है। क्यों निकलवाया कि वहाँ पे दोबारा ब्लैक जो है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए? नहीं, बस निकलवाए, उनको नहीं चाहिए थे। होगा कोई इशू, उनको उस टाइम शायद शादी करनी होगी, कोई इशू होगा, तो उन्होंने कहा मुझे अभी के लिए तो सफ़ेद बाल नहीं चाहिए, मैं डाई नहीं करूँगा, आप ये निकलवा दीजिए। अच्छा, मतलब जितने सफ़ेद बाल थे? जितने सफ़ेद बाल थे, तो उनके सिर पे कोई 20-30% सफ़ेद बाल होंगे, उन्होंने सारे निकलवा दिए। तो ऐसा क्या कोई मिथ है कि लोग आजकल कहते हैं कि सफ़ेद बाल उखाड़ा तो और वो फैलेंगे, उसका कुछ और निकलेगा? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने एक सफ़ेद बाल निकाला तो ऐसा नहीं है कि उसके आसपास के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ये पार्लर्स में जो होते हैं, जो हेड ऑयल मसाज करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने सफ़ेद बाल निकाला तो कोई लिक्विड निकलता है और आसपास के वो बालों को सफ़ेद कर देता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी एक मिथ है। इट्स अ बिग मिथ। और ये भी एक मिथ है कि बाल जो लोग शेव करते हैं, बाल मुड़वाने के बाद उनको लगता है कि हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी बालों की। बाल मुंडवाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आपकी नेक्स्ट क्रॉप जो है, जो बाकी बाल वापस उगेंगे वो घने आएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जिनको जो अभी इंटरव्यू देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो इस समस्या से जूझ रहे होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बाल झड़ना अगर शुरू हो गया तो वो मानसिक तनाव में चले जाते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, अगर बाल झड़ने शुरू हो गए, सबसे पहले तो 2-3 महीने तो आप बिल्कुल टेंशन लीजिए ही मत। उसके बाद भी अगर बाल कंटिन्यूस झड़ रहे हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ का इलाज है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करिए, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएंगे क्या इलाज है। वर्स्ट कम वर्स्ट अगर आप बॉल्ड हो गए तो और भी अच्छा है, फिर आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट है, जिसमें आप अच्छे स्टाइलिश तरीके से अपने बालों की डायरेक्शन जैसी आपको चाहिए आप लगवा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बाल चले गए तो आप ज़िंदगी भर गंजे ही रहेंगे या कुछ इशू है। आजकल हर चीज़ का इलाज है, सो विजिट योर डॉक्टर। हेयर ट्रांसप्लांट कराने में भी कैसे पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? मेल ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल ज़्यादा आ रहे हैं? मेल टू फीमेल का रेशियो होगा कोई 6:4। फीमेल्स काफ़ी आती हैं। फीमेल्स का ये होता है कि एक तो टैबू है, उन्हें बताना नहीं है ट्रांसप्लांट किया है, फैमिली में नहीं बताना है, कई बार ऐसा भी होता है। दूसरा, उन्हें लगता है कि ट्रांसप्लांट करने से पहले उन्हें बॉल्ड होना पड़ेगा, जो कि गलत है। जो टेक्निक हम करते हैं उसमें हम अनशेवन ट्रांसप्लांट करते हैं, जो हम काफ़ी ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या ऐसे लोग जो मीडिया में होते हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते, उनका भी हम यही करते हैं, वी डू नॉट शेव द पेशेंट। तो अनशेवन ट्रांसप्लांट होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो आजकल लेडीज़ थोड़ी अवेयर ज़्यादा हो रही हैं, वो अगर उनको बॉल्डनेस हो रही है, थिनिंग हो रही है, तो वो ट्रांसप्लांट के लिए आ रही हैं। अवेयर भी हैं, लुक सेंट्रिक भी ज़्यादा हो गए हैं लोग। लुक डेफिनेटली, वो तो ओवरऑल हो गया है। पहले जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम के जो लोग थे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था
कि मैं गंजा हूँ या मेरी स्किन सैग हो रही है या मेरे मुंह पे पिगमेंटेशन हो रहा है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल लोग ज़्यादा लुक्स कॉन्शियस है, दे वांट टू लुक गुड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, तो इसलिए लोग ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो इंटरनेट से बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और सेल्फ डॉक्टर हो चुके हैं अब, और वो उनके पास ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको पहले दूर करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए? बहुत आते हैं, वो गूगल डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेते हैं, दे एंड गूगल हैज़ लॉट ऑफ रबिश रिटन इन इट, तो वो सारा पढ़ पुढ़ के और वो आते हैं और मैं उसको एंजॉय करती हूँ। मुझे मज़ा आता है सुनने में कि कितने सारे मिथ्स हैं। ऑफ कोर्स मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पेशेंट्स वेल एजुकेटेड हो जाए, ये सारे मिथ्स में ना पड़े। बहुत आते हैं। आपने कभी हेयर ट्रांसप्लांट जब सक्सेस हो गया ऐसा देखा है कि कॉन्फिडेंस लौट आया हो लोगों का, या और चिंतित हो जाते हैं? कैसे होता है उनका बिहेवियर? हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर, बिकॉज इसलिए मुझे अपनी स्ट्रीम बहुत पसंद है, मुझे इस स्ट्रीम से बहुत प्यार है। मैं कभी काम करते हुए बोर नहीं होती हूँ क्योंकि बहुत ही ग्रैटिफाइंग फील्ड है। जो गंजा इंसान सर्जरी कराने के बाद मेरे पास 8-9 महीने बाद बाल लेकर आता है और साथ ही चेहरे पे एक मुस्कान लेके आता है, मेरा तो दिन बन जाता है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इतने सारे चेंजेस आ चुके होते हैं सिर्फ बाल वापस आने से। ये कई बार देख के मैं आश्चर्यचकित भी होती हूँ, कई बार बहुत खुशी भी होती है कि मैं ऐसे स्ट्रीम में हूँ जहाँ मैं लोगों की लाइफ में इस तरह का एक डिफरेंस ला पाई। आजकल जो है ना यूथ बहुत सारे कंडीशनर्स और जेल वगैरह यूज़ करते हैं, इसका क्या असर पड़ता है? क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, कंडीशनर यूज़ करना कोई ख़राब बात नहीं है। कंडीशनर आपको रूट्स पे नहीं, लेंथ पे लगाना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। जेल या कोई केमिकल या फिर वही मैंने बोला एक्सेसिव प्रोसीजर्स ऑन द स्कैल्प लाइक केराटिन, स्मूथनिंग, हेयर बोटॉक्स, ये सब थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। करना ही है तो 6-6 महीने या 1-1 साल के गैप में करना चाहिए। बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए, रोज़ जेल यूज़ नहीं करना चाहिए। जेल भी हफ्ते में एक बार या 2-3 हफ्ते में एक बार, कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं तो आपने कर लिया और उसको वॉश करिए, ये नहीं लगा है तो लगा ही रह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल, ट्रीट योर हेयर वेल और वो सस्टेन करेंगे। मुझे लगता है कि हमने बाल झड़ने से और हेयर ट्रांसप्लांट तक सारे सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे पूरी बात हमने ढंग से कर ली है। शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज़ अ प्लेजर। तो ये थी आज की हमारी बातचीत, बालों की उलझनों से लेकर के हेयर ट्रांसप्लांट की राह तक। उम्मीद है डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा की सलाह से आपके मन के सारे बाल झड़ने से जुड़े सवालों की जवाब मिल गए होंगे। याद रखिए, गंजापन कोई शर्म की बात नहीं है और न ही बाल झड़ना कोई अंत है। सही जानकारी, सही वक्त पर इलाज और थोड़ी सी देखभाल से आप इसे फिर से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल बचा रह गया है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम उसे अगले एपिसोड में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूं अतुल, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। फिर मिलेंगे सेहत की नई कहानी एक नए डॉक्टर के साथ। शुक्रिया।